हाय गाइज, जिस दिन का हमें बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है। आज पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है। हिंदी सप्ताह का समापन समारोह आज होने जा रहा है। सो गाइज, देखते हैं किस प्रकार मेरे कॉलेज में पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। शिवम कुमार स्थान पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता। शिवम कुमार सपना सिंह द्वितीय स्थान सपना सिंह। तृतीय स्थान किरण वर्मा। सांत्वना पुरस्कार पलक सैनी रेणु सांत्वना पुरस्कार रेणु। दिनांक 15 सितंबर 2022 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी सप्ताह के अंतर्गत किया गया। इसमें प्रथम स्थान दिव्यांश वार्षणे जो बीएससी के छात्र हैं, द्वितीय वर्ष के, उनको प्राप्त हुआ।
दिव्यांश वार्षणेय। नूतन चंदेल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं नूतन चंदेल। शिवानी यादव एमए की छात्रा हैं, आपको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, शिवानी यादव। शिवानी यादव। सांत्वना पुरस्कार के रूप में गुंजन बीकॉम प्रथम वर्ष की एवं वंदना चौधरी बीकॉम प्रथम वर्ष की। सांत्वना पुरस्कार गुंजन एवं वंदना चौधरी बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत ही 16 सितंबर 2022 को काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काव्य पाठ प्रतियोगिता में वंदना बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। वंदना बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा, आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वंदना बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, आपको प्रथम स्थान। काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत वंदना बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा हैं, आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वंदना। वेदांत कौशिक, वेदांत कौशिक बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र हैं। वेदांत कौशिक। रेणु एमए फाइनल की। रेणु एमए फाइनल के छात्र हैं। आदित्य शर्मा बीएससी प्रथम वर्ष एवं नूतन चंदेल बीए तृतीय वर्ष, आप दोनों को सांत्वना पुरस्कार। इसी क्रम में दिनांक 17 सितंबर 2022 को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सपना सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सपना सिंह। प्रियंका माहौर जो कि बीएससी की छात्रा हैं, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सपना सिंह कौन है? प्रियंका माहौर द्वितीय स्थान। आदित्य शर्मा बीएससी के छात्र हैं, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में दिनांक 19 सितंबर 2022 को कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सपना सिंह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सपना सिंह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं।
प्रियंका माहौर BSc प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। नूतन चंदेल BA तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। प्रियंका माहौर नूतन चंदेल। कुमारी वंदना को सांत्वना पुरस्कार हेतु चुना गया है। कुमारी वंदना MA द्वितीय वर्ष की छात्र हैं। इसी क्रम में दिनांक 19 सितंबर 2022 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें आकाश कुमार BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं। आकाश कुमार BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दीपू BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आपको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कन्हैया BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आपको भी तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। कन्हैया BA प्रथम वर्ष कन्हैया। लोकेश कुमार एवं किरण शर्मा को सांत्वना पुरस्कार है चुना गया। लोकेश कुमार BA प्रथम वर्ष, किरण शर्मा BA इस समारोह में सरस्वती वंदना की प्रस्तुति अभिषेक शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। सो गाइस देखते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सरस्वती वंदना।
कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। नव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भरे, हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। जब सिर मोर बनाए भारत वैबल में क्रम दे, अम्ब विमल मति दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। बाद सब चीज़ें आई गई हो जाती हैं और हम फिर वापस से अपनी सारी चीज़ों में जैसे पहले थे वैसे लग जाते हैं। ये दिवस वास्तव में इसीलिए मनाए जाते हैं कि हमें ये महसूस कराया जाता रहे, ये याद दिलाया जाता रहे कि हमें करना क्या है। शपथ इसीलिए दिलाई जाती है, इसीलिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है। क्या हमको ऐसा नहीं लगता जिस परिवेश में हम और आप हैं कि इसको एक सेकंड ग्रेड लैंग्वेज हमने बना दिया है, दूसरे दर्जे की भाषा हमने इसको बना रखा है। हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं ये बताने में कि मेरा बेटा कॉन्वेंट से पढ़ता है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, उसको भी समझने, सुनने और सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए, किंतु अपनी मातृभाषा को दूसरे दर्जे की बना करके नहीं। और शायद यही एहसास, यही प्रेरणा आज का दिवस हमको देता है। जैसा कि संजीव जी ने बताया, मैं हालांकि आपके ये मेरा ही कार्यक्रम है, आपका तो नहीं कहना चाहिए। इस कार्यक्रम में मैं अंत तक रुकना भी चाहता था और कुछ ज़्यादा बोलना भी चाहता था, और डॉक्टर साहब का जो बहुत प्रभावी उद्बोधन है उसको भी मुझे सुनना था, किंतु किसी बहुत आवश्यक कार्य से मेरे को अभी जरा जाना पड़ेगा बीच में, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप सबसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, किंतु आज के दिवस पर या ये जो कार्यक्रम हमने एक सप्ताह का जो चलाया, इसकी उपलब्धि तभी है जब हम आज इससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। तो बच्चों, आज आपको केवल एक ही चीज़ यहाँ से सीख करके जानी है कि दुनिया में हमें बहुत आगे बढ़ना है, किंतु जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा मूल है, उससे हमें कभी अलग नहीं होना। सीखिए, दूसरी और भाषाएं भी सीखिए। मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि और भाषाओं को भी हम अपने यहाँ वोकेशनल कोर्सेज में लेकर के आएँ, जैपनीज़ को लेकर के आएँ, जर्मन को लेकर के आएँ। दूसरी भाषाएं भी हमें सीखनी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा को सर्वोच्च स्थान हमको हमेशा देना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं सभी को देता हूँ। सर ने कहा कि साहब हमारा महाविद्यालय बड़ा अस्त व्यस्त स्थिति में है। इस समय लॉ की परीक्षाएं चल रही हैं और फर्नीचर का अभाव है, बिल्डिंग गिर चुकी है ये, और प्राचार्य जी जो है प्रयास कर रहे हैं नई बिल्डिंग के निर्माण में। इस समय हमारा महाविद्यालय ध्वंस से निर्माण की प्रक्रिया में चल रहा है। तो सर ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता की बात नहीं, मुझे केवल विद्यार्थी मिल जाए और एक छोटी सी जगह मिल जाए, मैं अपना काम चला दूंगा। तो सर की उदारता, सर की विनम्रता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना ही सरल होता है, उतना ही विनम्र होता है, उतना ही सहज होता है। तो मैं इस सभागार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर के कृतित्व पर अगर हम प्रकाश डालें तो सर ने लगभग 70 आलोचनात्मक पुस्तकों का लेखन किया है। लगभग 70 पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है
कि सर हिंदुस्तान के वो पहले लेखक हैं जिन्होंने इंटरनेट आने के बाद तकनीकी का इस्तेमाल किया। तो आपके समक्ष ऐसे विद्वान प्रोफेसर हिंदी के मौजूद हैं जो तकनीक के सिद्धस्त हैं, और आज की तारीख में हिंदुस्तान में अगर कोई मीडिया का या तकनीक का कोई अधिकृत विद्वान है तो वो सर। तो एक छोटी सी और बतानी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में जाने से पहले सर की आरंभिक शिक्षा हमारे मथुरा शहर से हुई। तो इस नाते सर का इस महाविद्यालय से और इस शहर से और इस पूरे ब्रज क्षेत्र से खासा लगाव है। और हमने जब सर से अनुरोध किया कि सर आपको आना है, तो सर ने उसको सहज स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊँगा, और आने वाले समय में भी आप जो कुछ कार्यक्रम करेंगे तो मेरा सहयोग और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। तो अब सर का स्वागत मैंने आपके समक्ष रखा। अब चूँकि सर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उनके लिए भी सारे लोग नए हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं मंच पर उपस्थित जो लोग हैं सर से उनको भी रूबरू कराता हूँ। आप हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रवीण कुमार अग्रवाल जी हैं। आप इस महाविद्यालय में अभी 6 या 7 महीने पहले आपने उच्चतर शिक्षा आयोग निदेशालय से नियुक्ति प्राप्त की है, और शासन द्वारा आप यहाँ पर लगभग 20 वर्षों के अंदर आप एक स्थायी प्रिंसिपल की यहाँ पर नियुक्ति हुई। तो प्राचार्य जी जब से इस महाविद्यालय में आए हैं तो यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों का संचालन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्रियाकलाप बहुत सुचारू रूप से आगे हो रहे हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर पढ़ें, यहाँ पर करें और यहाँ से कुछ सीखें। दरअसल शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्तित्व का निर्माण, शिक्षा देने के अलावा व्यक्तित्व का निर्माण। शिक्षा तो बच्चा प्राप्त कर ही लेता है, खुद पढ़ लेगा, पर जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो महाविद्यालय से ही हो सकता है। एक कंपटीशन का भाव यहीं से उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए ये महाविद्यालय निरंतर प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहता है। माननीय प्राचार्य जी, जूलॉजी विषय के अधिकृत विद्वान, आपके कई शोध पत्र, कई पत्रिकाएँ, विभिन्न प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत हैं, और उस पर प्राचार्य जी काम कर रहे हैं, शोध करा रहे हैं बच्चों को, और विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ ये बड़े मुझे बताते हुए फख्र हो रहा है कि आप अकादमिक गतिविधियों में भी उतना ही सक्रिय हैं। तो माननीय प्राचार्य जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हिंदी विभाग की प्रभारी और अध्यक्षा डॉक्टर शशि किरण जी का भी स्वागत करता हूँ कि इस महाविद्यालय में हम एक चीज हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, काल विभाजन हम पढ़ते हैं। पहले हमारे महाविद्यालय में जब मैंने बड़ी नज़दीकी से देखा, जब मैं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ पर वीर गाथा काल का दौर चल रहा था, उसके बाद भक्ति काल आया हमारे विभाग में, फिर रीति काल आया। मैंने सारे काल देखे अपनी आंखों से, अब आधुनिक काल आ गया है यहाँ पर मैं उनकी उपस्थिति के रूप में। अब नई नई संचालित हो रही है, नई नई गतिविधियाँ हो रही हैं, नए नए क्रियाकलाप हो रहे हैं। इसका सारा श्रेय मैं उनको देता हूँ, जिनके प्रेरणा से ये सारे काम होते हैं। हिंदी विभाग के दूसरे साथी प्रोफेसर देवेंद्र कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि बड़े विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहते हैं, बड़े अध्यक्षीय हैं। मैं उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आयोग से नए चयनित 3 प्रोफेसर, जिनमें हिमांशु तिवारी जी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अनुराधा जी ये दयालबाग विश्वविद्यालय से। इनका भी हिंदी परिवार में भी आगमन हुआ है, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरा दायित्व है कि मैं इनका परिचय भी दूँ, जिससे कि आप वाकिफ हो सकें कि ये परिवार 7 सदस्यीय कितना लंबा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभागार में उपस्थित सभी अन्य विषयों के शिक्षकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, विद्यार्थियों का भी स्वागत करता हूँ कि इन 7 दिवसीय कार्यक्रमों को उन्होंने सफल बनाया, और सफल बनाने में बड़े लगन से और मेहनत से वो जुड़े रहे, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने सहभागिता की। स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्राचार्य से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें, उत्तरीय पहनाकर उनका स्वागत करें।
मुख्य स्मृति चिन्ह हमारे महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्राचार्य जी से निवेदन है कि मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें और उनका क्योंकि एक प्रशासक को बहुत सारे कार्य होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियां, इससे पहले जितने भी कार्यक्रम हुए सब में पूरी तरीके से मंच पर उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं और बाद में हमें सुझाव भी देते हैं कि हमें क्या करना था और क्या होना चाहिए और क्या हुआ। पर आज एक अन्य प्रशासनिक कार्य से उनको एक मीटिंग में जाना है, उनकी व्यस्तता है, तो हम प्राचार्य जी का आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे और प्राचार्य जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और माननीय प्राचार्य जी का उंगली उड़ाकर स्वागत करें। कार्यक्रम के संरक्षक हमारे प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय प्राचार्य जी का देवेंद्र जी स्वागत करें और इस मंच को गरिमा प्रदान करें। आपकी प्रेरणा से और आपके ही मार्गदर्शन में सारे कार्य आयोजित होते हैं। स्मृति चिन्ह अगर लिखते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। कल मैं सर का एक लेख पढ़ रहा था, प्रेमचंद और भाषा समस्या, जिसमें सर प्रेमचंद के ही कथन को उद्धृत करते हैं, यदि कोई बंगाली तोता पालता है तो उसकी राष्ट्रभाषा बंगाली होती है। उसी तोते की संतान किसी हिंदी भाषी के यहाँ पढ़कर हिंदी को अपनी मदारी जबान बना लेती है। बाज तोते तो यहाँ तक अपनी भाषा भूल जाते हैं कि वह टेटे भी नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ नए रंग के भारतीय हिंदी इतनी भूल जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी वो अंग्रेजी में खत लिखा करते हैं। विलायत से लौटकर तुमको तुम कहना मामूली बात है। हम भारतीय भाषा के विचार से अंग्रेजों के इतने दास हो गए हैं कि अन्य अतगनी तथा सुंदर भाषाओं का भी हमें कभी ध्यान नहीं रहा। तो हमें जो हमारी मातृभाषा है, जो इतनी वैज्ञानिक है, परिष्कृत है, परिमार्जित है तथा सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है, सभी भाषाओं को अपने में आत्मसात करने वाली है, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रगति कर सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक अभिवृद्धि कर सकते हैं, फिर इसके प्रति इतना दुराव कैसा और विदेशी भाषा के प्रति मोह कैसा, इन्हीं सब विषयों पर हम सब के आज विचार जानेंगे। चर्चा हो रही होती है, डिस्कशन हो रहा होता, उसमें मैं शामिल होता तो मजा करता। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहब ने जिसे कहें कि शुरुआत की है और बहुत अच्छी कुछ बातें रखी हैं, मैं वहीं से शुरू करूँगा। पहले बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ ये है कि मातृभाषा जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि दिमाग से निकालें। पितृभाषा मातृभाषा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। भाषा जिसे आप लोग मातृभाषा के तौर पर जानते हैं, वह असल में परवेश की भाषा होती है। आप जिस परवेश में रहते हैं, भाषा उस परवेश में रहती है और उसी को आप मातृभाषा के नाम से जानते हैं। इसलिए जो मदर टंग है वो एक्चुअल में आपके परवेश की भाषा है। अब मथुरा है तो मथुरा में ब्रज का परवेश है, तो यहाँ हर तीसरा आदमी ब्रज भाषा में बोलता हुआ नजर आता है। खड़ी बोली हिंदी में आने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। आप हरियाणा जाएंगे, ये सब ब्रज के इलाके हैं। ये खड़ी बोली हिंदी के इलाकों में आप जाइए, वहाँ आपको तमाम देशज बोलियां और भाषा और उनके प्रयोग मिलेंगे। आप पूरे हरियाणा में चले जाइए, आप पूरे राजस्थान में चले जाइए, आपको वहाँ राजस्थानी बोलते हुए लोग मिलेंगे, मेवाती बोलते हुए लोग मिलेंगे,
वहाँ हाड़ों की बोलते हुए लोग मिलेंगे, आप हरियाणा में जाइए हरियाणवी बोलते हुए लोग मिलेंगे, खड़ी बोली बोलते हुए कम लोग मिलेंगे। तो जो चीज पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि भाषा जो है वो परवेश में होती है। हम जैसे परवेश में होंगे वैसी भाषा हम तेजी से पिकअप करेंगे। मैं सिर्फ अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ आपसे, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं है, ये बात सकता है। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ ये, मैं चाहता तो अंग्रेजी आसानी से पढ़ सकता था, मेरे सारे दोस्त पढ़ते थे, मैं भी पढ़ लेता, क्या दिक्कत थी मुझे। मैं संस्कृत मीडियम से, संस्कृत कॉलेज है यहाँ मातृ चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय, इससे पढ़ के मैं बड़ा हुआ। सारी लाइफ में वहीं प्राइमरी स्कूल से जाके सीधे संस्कृत पाठशाला में पढ़ने की, और मेरी ये जिद थी कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। और आप ये जान लीजिए कि मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं अंग्रेजी में साइन नहीं कर सकता, मैंने कभी साइन नहीं किया। इसलिए नहीं कि मैं अंग्रेजी सीख नहीं सकता था, मेरा अंग्रेजी से द्वेष है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज का टेस्ट करना चाहता था, क्या मैं अपनी भाषा के आधार पर सरवाइव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आप किसी भी भाषा को पढ़ें, अच्छे से एक भाषा को पढ़ लें, आपके लिए सारी दुनिया आसान होगी और सारी दुनिया की भाषाएं आसान होगी। ये गलतफहमी हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे, या फ्रेंच पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे। जी नहीं, जितने भी दुनिया के भाषा विज्ञानी हैं उनका एक ही सुझाव है कि आप एक भाषा अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने संस्कृत अच्छे से पढ़ ली, और जानते हैं मैं कहाँ पढ़ने गया था? संस्कृत पाठशाला से निकल के सीधे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और जिस समय मैंने दाखिला लिया था उस समय 100 में से 99 विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में बात करते थे और अंग्रेजी का एटमॉस्फेयर। और मेरे हिंदी के एमए के कोर्स में 80% जो कोर्स मटेरियल था वो अंग्रेजी में था। आपको जान क्या शब्द, और मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन मैंने कभी इस बात को फील नहीं किया कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। मेरे मन में कभी ये कुंठा नहीं आई कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, और संयोग से नौकरी लगी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाके गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में। वहां सारा काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी का कोई भविष्य नहीं। मैं कभी हिंदी के अलावा और दूसरी भाषा में बोला नहीं, और सिर्फ ये कहना चाहता हूं जो चाहा वो मैंने हासिल किया। आप सिर्फ भाषा को अच्छे से सीख जाइए, जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, फ्रेंच हो अंग्रेजी हो, एक भाषा अच्छे से सीख लीजिए, सारी दुनिया आसान होगी। ये गलतफहमी है कि हम हिंदी नहीं अंग्रेजी सीख लें। अंग्रेजी आपके दैनंदिन जीवन के व्यवहार की और आपके संस्कार की भाषा नहीं है, आप चाहे जितना अंग्रेजी जानते हैं। जितनी इजी ढंग से आप, जिसे हम लोग कहते हैं ना, भाषा कौन अच्छी मानी जाती है? जिसमें आप प्यार व्यक्त कर सकें। अंग्रेजी में आप प्यार व्यक्त कीजिएगा तो वो स्पर्श ही नहीं करेगा अनुभूति को, आप लाख कोशिश कर लीजिए। भाषा को अर्जित करने के लिए ये जरूरी है कि भाषा को जाना जाए, और भाषा को जानने के लिए जरूरी है कि भाषा को पढ़ा जाए। भाषा बोलने से विकसित नहीं होती। हम में से अधिकतर लोगों का ये इल्यूजन है कि भाषा बोलने से विकसित होती है। अगर भाषा बोलने से विकसित होती तो गजल तो पूरे देश में सुनी जाती है। तो क्या पूरे देश में लोग उर्दू समझते हैं? नहीं समझते। भाषा का विकास तभी संभव है जबकि भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था हो। भाषा लोग पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएं। बोलचाल से भाषा प्रसारित होती है, लेकिन भाषा का विकास नहीं होता। भाषा के विकास के लिए
भाषा को पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सब लोग चाहते हैं हम पढ़ेंगे फिजिक्स, पढ़ेंगे इंग्लिश, पढ़ेंगे जर्मन और चाहेंगे क्या हिंदी का विकास हो जाए। जी कभी नहीं होगा। बंगला का विकास हो जाए, कभी नहीं होगा। तो भाषा के विकास के लिए जरूरी है कि भाषा को पढ़ा जाए। पढ़ने से भाषा विकसित होती है। जितने हिंदी लोग पढ़ेंगे हिंदी उतनी ही समर्थ होगी। हिंदी बोलने से समर्थ नहीं होती। एक अन्य चीज जो कि क्योंकि ये 7 दिन अपना प्रोग्राम किया ना, मैं इससे रिलेटेड मैं पहली बात कहना चाहता हूं। हिंदी बहुत ही समृद्ध और बहुत ही समर्थ भाषा है। आप जवाहरलाल नेहरू से बेहतर अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू सबसे अच्छी हिंदी भी बोलते थे और सबसे अच्छी अंग्रेजी भी बोलते थे। आप किताब पढ़िए उनकी, ओरिजिनल हिंदी में लिखते थे। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्या कमाल का प्रोज है। और आज देखिए आप 70 साल का डेवलपमेंट देखिए, आपको एक नेता नहीं मिलेगा हिंदी भाषी क्षेत्र में जो 1000 शब्द का निबंध भी लिखते हैं हिंदी में। कहां पहुंचे हम लोग? हिंदी पर माला पहनाते हुए हमने अंत में हिंदी का श्राद्ध करके छोड़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि मेरे पास में संपूर्णानंद होते, आचार्य नरेंद्र होते, मेरे पास में लोहिया होते, मेरे पास में नेहरू जैसे हजारों लोग होते। लेकिन विडंबना यह है कि अब खोजना पड़ता है। और ये सिर्फ हिंदी की दशा नहीं बता रहा हूं आपको, बाकी भाषाओं की यही दशा है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री है, वो उड़िया लिखना जानता ही नहीं है। बंगाल में जो बंगाल के लोग हैं वो इस बात पर गर्व करते थे कि बंगला उनकी मातृभाषा है और उन्होंने मातृभाषा के लिए आंदोलन किए। लेकिन जब 2006-7 में पहली बार बंगाल की सरकार ने आदेश दिया कि कर्मचारियों को सरकारी आदेश बंगला में लिखने होंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंगाली कर्मचारियों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि लोग ऑफिस में जो काम करते थे वो बंगला लिखना नहीं जानते। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि ये पिछले 70 साल में जो हमारे बीच में मध्य वर्ग पैदा हुआ जिसमें हम लोग आते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उस मध्य वर्ग को उसकी अपनी भाषा से अलग कर दिया। बंगाली भाषी बंगला नहीं जानता, मराठी भाषी मराठी नहीं जानता, हिंदी भाषी हिंदी नहीं जानता। आप उठा के रिजल्ट देखिए कि यहाँ जो इंटरमीडिएट में और हाई स्कूल में सबसे ज्यादा किस विषय में लड़के फेल होते हैं। बंगला में आप रिजल्ट दिखाइए उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के किस विषय में सबसे ज्यादा। जो लड़का साइंस में 95% नंबर लाता है वो वहां बंगला में फेल हो जाता है। 60% विद्यार्थी हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश में हिंदी में फेल होते हैं। क्यों? चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात है कहीं कोई चीज है जो हमसे चूक हो रही है, क्योंकि हमारी जड़ एकदम खोखली है। क्योंकि हमें डर लगता है कि पता नहीं ये हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे। बच्चों के दिमाग में भी जहन में एक चीज बैठ गई है कि अंग्रेजी के बिना तो कैरियर नहीं हो सकता। मैं साक्षात खड़ा हूं आपके सामने, मुझसे बढ़िया कैरियर किसी का नहीं होगा, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। और मैंने कोई भाषा नहीं सीखी और दुनिया का कोई बड़ा जटिल विद्वान नहीं जिस पर मैंने किताब नहीं लिखा, जिस पर अंग्रेजी में लोग किताब लिखने से कांपते हैं हाथ जिनके, उन पर मैंने किताब लिखी। लेकिन मैं अंग्रेजी सीखने नहीं गया। मैं अंग्रेजी पढ़ लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, आप बोलेंगे मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं जीत करके मैंने सीखा नहीं। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैं हिंदी पढ़ के सर्वाइव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि भाषा के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। नौकरी तो सब कर लेते हैं, गधा भी कमा लेता है, पशु भी अपना पेट भर लेते हैं। भाषा हमें मनुष्य बनाती है और भाषा को अर्जित करना होता है। हमने क्या किया कि भाषा को अर्जित करने का काम हमने छोड़ दिया।
तो हिंदी जब आप अर्जित नहीं करेंगे तो हिंदी भाषी के घर में पैदा होने से आपको हिंदी नहीं आएगी, आप लाख उत्सव बनाएंगे। भाषा अर्जित करनी पड़ती है और ये चीज बेसिक है जिसे कि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी संस्कार, कोई भी एटिकेट आप जब तक अर्जित नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। हमने क्या किया कि हमने ये मान लिया कि हम तो स्त्री हैं तो हम स्त्री के बारे में जानती हैं, मैं पुरुष हूं तो मैं पुरुष के बारे में जानता हूं, ये हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के बारे में जानते हैं। जी नहीं, ये कोई वंशानुगत नहीं है। क्या आप हिंदी में दाखिला लिए तो आप हिंदी जानते ही होंगे, आप स्त्री हैं तो स्त्री के बारे में जानती ही होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। आधुनिक काल की सबसे बड़ी जो बुनियादी खूबी है जिसमें कि आपको हर चीज अर्जित करनी पड़ती है, तो दूसरी चीज हमें अर्जित करने की स्पिरिट अपने अंदर पैदा करनी है। तीसरी चीज और काम की चीज, कोई लड़की या कोई लड़का अपने बाप के जैसा बनना नहीं चाहता और कोई लड़की अपनी मां जैसी नहीं बनना चाहती। क्या इसमें होना चाहिए कि अगर पूछा किसी लड़की से पूछ के देख लीजिए कि आप अपनी मां जैसी बनना चाहती हैं, तत्काल कहेगी नहीं। कोई मां अपनी बेटी को अपनी जैसा बनाना नहीं चाहती। कोई तो बात होगी, कोई चीज तो घट रही है हमारे बीच में। थर्ड चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर पूरे आधुनिक व्यक्तित्व का, आधुनिक समाज का विकास टिका हुआ है और इस पर सबसे ज्यादा खतरा है। आपने अगर अपने अंदर से खोज की, सर्च करने की अभिलाषा अगर खत्म कर दी तो आप तय मान लीजिए कि आप लड़ाई हार जाएंगे। आप दौलत पैदा कर सकते हैं लेकिन आप व्यक्तित्व पैदा नहीं कर सकते। आप जैसे गूगल में जाते हैं सर्च करते हैं, मैं उस सर्च की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अपने अंदर, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं जिज्ञासा, प्रश्नाकुलता, हमने सवाल खड़े करने बंद कर दिए हैं। ये सारी दिक्कतें यहां पर सर ने क्या मान लिया, क्यों मान लिया भाई? क्या ऐसी बात है कि हम जब भी बात करते हैं तो एक मत होते हैं? मैं तो एक मत नहीं होता। व्यक्तित्व के विकास के लिए असहमति का होना बेहद जरूरी है और असहमति के स्वर में बोलना और सोचना बेहद जरूरी है। जो महात्मा बुद्ध कहते थे, हर चीज पर संदेह करो, जो कहा जा रहा है उसको आंख बंद करके मानो मत, हर चीज पर संदेह करो। हमने क्या किया? महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाएं सीख ली, लेकिन सिर्फ एक बुनियादी चीज अगर सीख ली होती तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। और वो कौन सी चीज थी? सिर्फ संदेह। हम हर चीज को संदेह की नजर से देखते और फिर खोज करना शुरू करते। हमें ये संदेह करना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका कोई आउटकम भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये जो काम कर रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो विद्यार्थी क्लास में आ रहे हैं, आप अगर संदेह नहीं करेंगे तो आप इसकी दरारों को, इसके अंदर जो कमजोरियां हैं उनको आप पहचान नहीं सकते। इसलिए जब आप खड़ी बोली हिंदी, मातृभाषा वगैरह वगैरह ये सब बातचीत करें तो आप ये बेसिक चीज जिक्र करें। मुझे संजीव जी ने एक विषय सजेस्ट किया था, मैं 2-4 बातें उसके बारे में बताऊँ। वो विषय उनका ये था, उनका कहना ये था कि कुछ प्रेम के बारे में बताइए, कुछ स्त्री के बारे में बताइए, कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताइए। ये खड़ी बोली हिंदी और ये भाषा के बारे में तो जानबूझ के मैंने छेड़ा क्योंकि ये पूरा आयोजन उसी का है, क्योंकि इसकी बिना बात होगी। आप में से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म सबने देखी होगी, कोई ऐसा नहीं है जिसने वो फिल्म नहीं देखी नहीं।
अरे बाबा तू देख ले, ऐसा क्या है, तो फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पर, देख ले। आप याद कीजिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में आई, और जब ये फिल्म आई तो 1995 में ही इंटरनेट आया। जब आपने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने थोड़ी सी बुद्धि लगाई कि केस कहां फंसा हुआ है। इंटरनेट जो आया, और इंटरनेट जो चीज पैदा की हमारे बीच में, जो कभी बहुत ही प्रोमिनेंटली हमारी लाइफ में आ चुकी है, वो ये पैदा की कि संजीव जी का कहना ही था कि ये जो प्रेम, स्त्री और सोशल मीडिया, ये आपने 3 एरिया मुझे सजेस्ट किए थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में उन तीनों को एक साथ बांट के रख दूं। जो उलझने हो वो पढ़ें और फिर हम बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म याद है। संयोग की बात है कि जिस साल वो लॉन्च की गई उसी साल इंटरनेट भी भारत में लॉन्च किया। अब आप सोचिए इंटरनेट में प्रेम कैसा है और दिलवाले दुल्हनिया में प्रेम कैसा है। इंटरनेट ने जो हमें शिक्षा दी और इंटरनेट ने जो हमारे जहन में उतारा, बाया गूगल, बाया तमाम किस्म के सोशल मीडिया नेटवर्क, तमाम वेबसाइट, तमाम पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स, इन सबके जरिए जो हमारे बीच में जो चीज उतारी वो कौन सी चीज थी? प्रेम माने सेक्स। और ये चीज कूट कूट के जहन में उतार दी गई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस मामले में हिस्टोरिकल फिल्म है, वह इस प्रेम माने सेक्स की धारणा को सीधे चुनौती देती है और वो प्रेम की एक नई धारणा हमारे बीच में प्रचारित करती है, वह रोमांटिक प्रेम। याद कीजिए सिमरन और शाहरुख खान की होती थी सिर्फ फिल्म। अब आप मेरी नजर से देखिए, वहां कोई वो सेक्स जैसी कोई चीज घटती ही नहीं, पूरी फिल्म में नहीं घटती। ऐसी फिल्म आई पहली बार इतने बड़े स्केल पर आई कि जिसने कि बार बार रिपीट ऑडियंस पैदा की। मैं जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई थी मैं उसी दिन कलकत्ते में देखने गया संयोग से, क्योंकि मैं मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया मुझे लिखना भी रहता है, तो मेरे बड़ी दिलचस्पी हुई तो मैं जाके देखा तो सारी चीजें दिनों लगातार हाउसफुल। अब आप सोचिए कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि रोमांटिक प्रेम क्या होता है। क्या चीज है उसमें जो इंपॉर्टेंट है? सिमरन और शाहरुख के बीच में, काजल और शाहरुख के बीच में कौन सी चीज है इंपॉर्टेंट जो घट रही है उस पूरी फिल्म में थ्रू आउट? कोई लड़की या लड़का कोई बताए मुझे, जस्ट मैं देखना चाहता हूं, जस्ट मतलब उसे उत्तेजित करने के लिए। कोई चीज याद है? कोई चीज याद है? सिर्फ एक चीज है, दोनों एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं। रोमांटिक प्रेम, एक दूसरे को नहीं जानते थे, अनजाने थे। किनके बीच में प्रेम होता है? दो अलग। वो कहां होता है रोमांटिक प्रेम? पंजाब के गांव में। यानी लड़ाई कहां है? रोमांटिक प्रेम की लड़ाई कहां है अभी? आप सोचिए, उस जिसने भी वो स्क्रिप्ट लिखी, मुझे नाम याद नहीं है उस लेखक का, जिसने भी वो सब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोमांटिक प्रेम का जो रणक्षेत्र चुना गया वो पंजाब का गांव चुना गया है। और वे लोग विदेश से आते हैं, उनकी कल्चर आती है, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और जो चीज बार बार क्रिएट की जाती है वो अचानक उसके घर में घुस जाता है हीरो, और वो क्या करता है? छोटे छोटे काम करता रहता है, इस काम में हाथ बटाऊं, उस काम में हाथ बटाऊं, तो कोई उसकी बुरी हरकत नजर ही नहीं आती, तो वो घर के कामों में
हाथ बटाता रहता है और वो सिर्फ मन ही मन प्यार करता है। शरीर नहीं है कहीं। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन वो भागते नहीं है। वो साफ कहता है कि मैं परमिशन के बिना लेके नहीं जाऊंगा। अभी जो जल्दी रहती है ना कि पसंद आया और भाग लिए, तो बाद में ले लेने की मची रहती है दोनों में। क्यों? क्योंकि हमारे जहन में एक चीज बिठा दी गई है, प्रेम माने सेक्स और सेक्स माने शरीर। आप गीता रामायण से मत सीखिए, आप सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रेम का मतलब क्या होता है। तो पहली बार एक नया फिनोमेना हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी फिल्म ने पोच किया, जिसे हम लोग रोमांटिक प्रेम कहते हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न कल्चर के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक अन्य चीज जो उसने पोस्ट की, वो ये कि दोनों की अपनी एक ऑटोनॉमी है। लड़की की भी एक स्वायत्तता है और लड़के की भी स्वायत्तता है। दोनों अपनी स्वायत्तता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। रोमांटिक प्रेम की बात की जाए या प्रेम की बात की जाए तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? स्त्री पुरुष दोनों की स्वायत्तता और उनके गुण। बार बार दोनों के टैलेंट बीच बीच में आते रहते हैं। लड़की का भी आता रहता है, लड़के का भी आता रहता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्यार करना चाहते हैं लेकिन हम ख्याल करना नहीं चाहते, केयर करना नहीं चाहते। और ये एक ऐसी चीज थी। और प्रेम कहाँ होता है जो कि उस पूरी फिल्म में छाया हुआ है। मैं उस फिल्म को मैं बार बार कहता हूं कि यंग लड़कों को जिन्होंने नहीं देखा उसे बार बार देखना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेट का जो दुष्प्रभाव है वो निकालने में फिल्म एक तरह से मील का पत्थर है। हिंदी वाले शिक्षक थोड़ा सा मतलब वो रीतकाल से आगे नहीं आएगा। हम रीतकाल में जाते नहीं, हमें रीतकाल की जरूरत नहीं। एक अन्य चीज जो उस फिल्म में मुझे लगी वो ये कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति कंसर्न उनका बहुत। एक तो वो केयर करते हैं और दूसरा वो एक दूसरे के प्रति कंसर्न फील करते हैं। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हो क्या गया है, शादी तो हो जाती है हमारी, प्रेम भी हो जाता है, लेकिन हमारा कंसर्न नहीं होता। हम साथ रहते हैं लेकिन कोई कंसर्न नहीं होता कि लड़की की क्या जरूरत है और लड़के की क्या जरूरत है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की फिल्म की ब्यूटी ये थी, उसने कंसर्न और केयर के भावबोध को, जो कि मानवीय सभ्यता का सबसे मूल्यवान भावबोध है, रोमांटिक प्रेम का सबसे मूल्यवान एलिमेंट है, उसे एकदम सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और इसी वजह से जिसने भी वो फिल्म देखी, एक बार नहीं देखी, मैंने भी 3 बार देखी। इधर में टाइम नहीं था मेरे पास, अंत में फिल्म देखते ही बोलता नहीं। तो जो चीज समझने की है वो ये कि अगर हम मेल हो या फीमेल हो, आप शाहरुख खान की एक्टिंग देखिए, वो सबके प्रति कंसर्न है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिमरन के प्रति कंसर्न बोध है उसका, परिवार में जितने लोग हैं सबके प्रति उसके अंदर कंसर्न का भाव। और ये चीज सबसे मूल्यवान चीज है जो कि प्रेम में एकदम गायब हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी चिंता करते हैं, अपनी प्रेमिका की चिंता करते हैं, अपने प्रेमी की चिंता करते हैं, और बाकी किसी कंसर्न से हमें लेना देना। और इसने एक नई मुसीबत समाज में पैदा की। जिसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि पारिवारिक बेघुटन और तेजी से बढ़ा, स्त्री पर उत्पीड़न बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले
94 के बाद में ये घटनाएं ज़्यादा घटी हैं जिसमें कि स्त्री का उत्पीड़न सबसे अधिक हुआ है। सिर्फ ये 2 चीज़ अगर हमारे जेहन में होती, पुरुष के नाते और स्त्री के नाते, स्त्री पर भी ये चीज़ लागू होती है, कंसर्न और केयर। ये दोनों चीज़ें अगर हम लागू कर पाते तो न इनको तकलीफ होती न मुझे तकलीफ होती। अब हमने क्या किया कि हम सब भूल गए, कहीं शोहरत आई बीच में, कहीं पैसा आया बीच में, कहीं जो है पद आया बीच में, कहीं शरीर आया बीच में, लेकिन कंसर्न और केयर ये हम भूल गए। और इसी ने हमें बहुत छोटा और बहुत ही पाशविक वृत्ति का मनुष्य बनाया। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, मैंने सोशल मीडिया पे मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, जैसा कि संजीव जी ने कहा, वो फैक्ट है, मैं छुपाता नहीं हूँ उसे। मैंने नेगेटिव बातें बहुत देखी है उसके बारे में, लेकिन अभी पॉजिटिव बात बताऊंगा। सीरीज में वीडियोस किए हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को लेके, वो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ सब लोग नए हैं और वो सोशल मीडिया में नए जाते हैं। फेसबुक में सबके फेसबुक अकाउंट है ना, है ना, बहुत अच्छी है। बाकी सबके हैं, विद्यार्थियों के सबके हैं। सोशल मीडिया की अच्छी बात यह है कि एक वो बहुत ही पावरफुल मीडियम है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि वहां विभिन्न विचारों के समूह हैं। कुछ लोग साम्यवाद को मानते हैं, कुछ लोग मार्क्सवाद को मानते हैं, कुछ लोग मोदी को मानते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को मानते हैं, कुछ लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं। इस तरह के अलग अलग किस्म के आइडियोलॉजिकल समूह हैं। तो सोशल मीडिया पर लिखते समय या सोशल मीडिया पर पढ़ते समय या इंटरनेट पर पढ़ते समय जहां आइडियोलॉजिकल कंसर्न या आइडियोलॉजिकल केंद्रित सामग्री होती है, उससे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो वो एक ही किस्म के नजरिए से देखने के लिए आपको तैयार करती है और उससे असुविधाएं ज्यादा होती हैं। हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की पहली शर्त है जिसे हम लोग फील करते हैं, वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास में चुनने का शऊर भी हो, क्या चीज चुने और क्या चीज न चुने। अगर आप एक ही किस्म की आइडियोलॉजी की चीजें पढ़ेंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें प्रक्षेपित करेंगे, संप्रसारित करेंगे, तो आप तय मानिए कि आप बहुत खराब व्यक्ति बने, वो चाहे जिस विचारधारा के लोग। मुझे क्या बनना चाहिए हिंदुस्तान में? मुझे क्या बनना चाहिए? 75 साल है ना, क्या फीलिंग होनी चाहिए? मैं तो प्रोफेसर हूं, मतलब मुझे कम घमंड नहीं है, मुझे प्रोफेसर होने का। किताबें भी लिखी, ये मेरी क्वालिटी है जी नहीं। लोकतंत्र के विकास के लिए और लोकतंत्र के निर्माण के लिए और इस समाज के निर्माण के लिए जो चीज जरूरी है, मुझसे अच्छा हिंदू नहीं है कोई। मैं चतुर्वेदी हूं, मेरी बहुत सारी दीक्षाएं हुई हैं, मेरे पास 3-3 मंदिर है, किसी के पास एक मंदिर भी नहीं होगा। मेरी सारी लाइफ गुजर गई पूजा करते हुए। जीवन किससे चलेगा? हिंदुस्तान के नागरिकों का जीवन किससे चलेगा? हिंदुस्तान के पेड़ पौधे किसके आधार पर सांस लेंगे? सब ईश्वर की कृपा से।
सॉरी, आपने एक संविधान बनाया है। हिंदुस्तान की अब हर चीज उस संविधान की अवधारणाओं के तहत व्याख्यायित होगी, और हिंदुस्तान के संविधान में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे मान्यता दी गई है, और वो है नागरिक। मैं जब सोशल मीडिया में दाखिल हूं तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं नागरिक की तरह दाखिल हूं, और नागरिक के जो अधिकार है उनको मैं संयोजित संबोधित करने के लिए जो संभव है वो काम करूं। मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, मैं लिखता नहीं कि मैं नागरिक की तरह पार्टिसिपेट करता हूं, मैं किसी प्रोफेसर की तरह या मैं किसी आइडियोलॉजी की तरह। मैं खूब लिखता हूं मोदी के खिलाफ में, मैं बहुत सारी चीजें लिखता हूं, कम्युनिस्टों के खिलाफ में भी, मुझे जो अच्छा लगता है मैं लिखता हूं, लेकिन मैं पार्टिसिपेट किस नाते करता हूं, किस हैसियत से करता हूं, मेरी पहचान कौन सी है। सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करते समय अगर आप अपनी पहचान एक नागरिक की पहचान बनाएंगे तो आप सोशल मीडिया का ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नागरिक की पहचान ही आपको आपके संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकारों का बोध पैदा करने में मदद करती है। ये देश धर्मशास्त्र से नहीं चलता, ये देश गीता और रामायण से नहीं चल रहा, ये देश किससे चल रहा है? संविधान से। और संविधान को हमने बड़ी मशक्कत और स्ट्रगल के बाद अर्जित किया और बनाया है। जिसे हम लोग कहते हैं ना भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। तो पहली बार अंग्रेजों ने जब इंडियन पेनल कोड बनाया तो उन्होंने दो काम किए बड़े अच्छे। एक तो यह कि हिंदुस्तान में कानून नहीं था, राजाओं के अपने अपने मन माने कानून थे, विभिन्न रजवाड़े थे। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने पहला काम यह किया कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के नाम से उन्होंने एक कानूनी आचार संहिता लागू की। इसमें तमाम किस्म के अपराध और उनके लिए दंड के प्रावधान है तो उससे अदालतें चलेंगी। तो पहली बार यह हुआ कि जब नागरिक बने तो हमारे यहाँ एक समान न्याय पूरे देश के लिए, एक समान कानून पूरे देश के लिए। और वो कानून कौन सी चीज देखेगा? पहले कौन सी चीज केंद्र में उसके? नागरिक, और सिर्फ नागरिक बोध। तो सोशल मीडिया पर जाते समय हमें नागरिक बोध अर्जित करने की दिशा में सबसे अधिक पहल करनी चाहिए। दिक्कत क्या होगी कि हम जाते ही पहली बार इस मेरे सोशल मीडिया में सब तरह की रंगत के लोग हैं, मेरे दोस्त सभी आइडियोलॉजी के लोग हैं, और अध्यक्षता करते हैं, ब्लॉक कर देता हूँ। मैं अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ दोस्तों को ब्लॉक कर देता हूँ अगर वो गाली देंगे तो। लेकिन अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो कौन सी चीज जरूरी है? अन्य को जानना जरूरी है, अन्य के विचार जानना जरूरी है। अन्य कैसे सोचते हैं? मान लो मैं किसी विचारधारा को मानता हूं तो मैं अपनी विचारधारा के बारे में तो पढ़ूं, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक के नाते कि मैं अन्य की विचारधाराओं को भी पढ़ूं और जानूं, उनके बारे में भी अपनी समझ बनाऊं। अभी मुश्किल ये हो गई कि हम सोशल मीडिया पर तो जाते हैं लेकिन हमारा दिमाग एकदम खाली है। जैसा कि उन्होंने नाम दिया है ना उसका, यूजर। हम यूजर की तरह जाते हैं, हम क्लिक करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सारी दुनिया में लोग इस बात को लेके चिंतित हैं कि सोशल मीडिया में जाएं लोग, फेसबुक पर जाएं लोग, फेसबुक पर लिखें, तरह तरह की विचारधाराओं पर लिखें, तरह तरह के विचारों पर लिखें, एक तरह के विचारों पर न लिखें। मुसीबत एक दूसरी होगी। आप में से जो लोग हैं, दोस्त, सबके पास मोबाइल है। अगर आपका दोस्त बीमार पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? मोबाइल से फोन करके पूछते हैं ना, क्या तबीयत कैसी है? घर जाके नहीं पूछते। तो दिक्कत क्या हुई है? मोबाइल आने के बाद में
इंटरनेट आने के बाद में, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद में दिक्कत ये हुई है कि हमारी अपने दोस्त से दूरी ज्यादा बढ़ी है। वो बीमार भी होता है तो हम उसके पास नहीं जाते, दूर से पूछ लेते हैं, हमने खबर ले ली। तो दूसरी चीज जो घटी है वो ये घटी है कि हम रहते जरूर है सोशल मीडिया में, हम रहते जरूर है ऑनलाइन हर समय, लेकिन कभी मिलते नहीं, और दुख के साथ तो एकदम नहीं मिलते। तो इसका जो दूसरा साइड इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमारे बीच में अलगाव बढ़ा है। हम जो दिखाई दे जाता है वहां उसी को हाई कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, गाली दे लेते हैं, जो कुछ है वो वहीं इंटरनेट पर ही सिलेक्ट लेता है और हम उसके अंदर फ्री हो जाते हैं कि हमारा काम तो हो गया। आखिरी चीज और बहुत ही सीरियस चीज जो कि इंटरनेट ने की है और सोशल मीडिया ने की है, बातें बहुत सारी हैं। जब से ये मोबाइल आया है ना तब से एक काम हुआ है, पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं किया, मैं तो परेशान हूँ। हमने सुनना बंद कर दिया है, अब हम सिर्फ फोन से। आप लास्ट समझाइए, लड़के के दिमाग में ये बात नहीं आती। आप कहिए बेटा जाके देखो सूरदास का ये पद पढ़ना और देखो ये किताब है, वहां ये किताब है, पहले किताब निकालना फिर देखना। वो किताब से हाथ ही नहीं लगाता, जाता है गूगल में सर्च करता है, निकालता है, देखता है, उसका सीधे लिख देता है। फर्स्ट क्लास के एमए में नंबर है, 70% 75% नंबर है, लेकिन उसने प्रेमचंद की किताबें हैं, उसके अलावा कितनी किताबें हैं हमारे पास? तो मालूम पड़ा पाठ्यक्रम की किताब नहीं है, बाकी किताब की बात छोड़ दी। एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ये 17 साल के नौजवान की कहानी है जिसने हिंदुस्तान बनाया। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान 17 साल का नौजवान बना सकता है? राजा राममोहन राय ने 17-18 साल की उम्र में जब पहली बार ये कहा कि मैं सती प्रथा का विरोध करता हूं, तो उसके पिता ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब राजा राममोहन राय के सामने, जो कि आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, ये तमाम जितने प्रधानमंत्री हुए इन्होंने आधुनिक भारत नहीं बनाया, जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। जब उसके सामने उसकी भाभी जिंदा जलाई जा रही थी, सती की जा रही थी, राजा राममोहन राय ने प्रतिवाद किया, रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने, तो राजा राममोहन राय ने प्रण किया कि मैं अब सती प्रथा का विरोध करूंगा, इसे खत्म करके छोड़ूंगा। आप सोचिए, पिता ने घर से निकाल दिया 18 साल के लड़के, राजा राममोहन राय दोबारा लौट के घर नहीं गए। 18 साल के लड़के ने हिंदुस्तान के उस साम्राज्य को हिला दिया जिससे सारे लोग डरते थे। अंग्रेजों की सरकार को कानून बदलने के लिए मजबूर कर दिया उसने। आप कल्पना कीजिए, कलकत्ता में मुश्किल से कुछ हजार लोग निकलते थे राजा राममोहन राय के समर्थन में, और सती के समर्थन में निकलते थे 50-50 हजार लोग। जीता कौन? आधुनिक भारत किसने बनाया? उन लोगों ने नहीं जो सती प्रथा के पक्ष में खड़े थे, उस नौजवान लड़के ने जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, जिसे आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं ना, वो पहला व्यक्ति था। 20 साल की 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उसने इस्लाम धर्म की आलोचना लिखी, उसने 18-19 साल की उम्र में हिंदू धर्म की आलोचना लिखी, उसने ईसाई धर्म की आलोचना लिखी, उसने तीनों धर्मों की आलोचना लिखकर जनता को शिक्षित किया। आज की स्थिति क्या है? हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं। राजा राममोहन के पास तो मोबाइल नहीं था, पिता का समर्थन भी नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जज्बा था कि मैं समाज को बदलूंगा। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति सती प्रथा का समर्थन करता था और मुखिया था सती प्रथा के समर्थन का, उसकी बेटियां नहीं पढ़ती थी,
राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं आपकी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप विश्वास करेंगे उस व्यक्ति ने घर आने दिया, कहा कि आप पढ़ाइए, पढ़ सके तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा सोचिए, बाहर लड़ाई हो रही है और वो घर में जाके उनकी बेटियों को पढ़ा रहे, क्योंकि स्त्री को पढ़ाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। वैचारिक लड़ाइयां अपनी जगह और मानवीय प्रेम अपनी जगह। जिससे सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई थी, उस व्यक्ति की बेटियों को राजा राम मोहन राय ने स्वयं घर जाके पढ़ाया। मुकेश अंबानी के पास बहुत दौलत है, अदानी के पास उससे भी ज्यादा दौलत है। राजा राम मोहन राय के पास कोई दौलत नहीं थी। हिंदुस्तान का पहला आधुनिक कॉलेज खोला उस नौजवान लड़के ने। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आधुनिक विषयों की शिक्षा हमें दी जाए, वो चाहते थे कि फारसी पढ़ाई जाए और संस्कृत पढ़ाई जाए। लॉर्ड मेकाले, जिसका नाम आप लोग सुनते हैं, लॉर्ड मेकाले ने बाकायदा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव किया कि भारत में शिक्षा पर जिस पर खर्च होगा वह संस्कृत शिक्षा होगी और फारसी की शिक्षा होगी। आधुनिक विषयों की शिक्षा उसमें शामिल नहीं थी। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक विषयों का कॉलेज अपने पैसे से लोगों से कलेक्ट करके खोला। उम्र कितनी थी? एक नौकर आदमी, एक सामान्य आदमी। यह आधुनिक भारत किसने बनाया? आप कलकत्ता जाइए मेरे कहने से कभी, और जहां कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके आसपास के पूरे इलाके को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, देख के आश्चर्य होगा। अभी तो हालत यह है कि एक आदमी एक पैसा लगाता है कॉलेज में और वो चाहता है कि उसका रिटर्न आता है 10 लाख दे तो बदले में 20 लाख आए। आप सोच सकते हैं जिस समय जो कॉलेज खोले गए उस समय वहां उन कॉलेज से निकलने वाले हजारों हजार विद्यार्थी जीनियस बने, जीनियस, जिन्होंने सारी दुनिया को एकदम अपनी विद्वता से प्रभावित किया। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? उनको अपनी भाषा से भी प्रेम था, उन्हें अपने देश से भी प्रेम था, उन्हें अपने समाज से भी प्रेम था। और राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से ज्यादा तो स्त्री से प्रेम कोई कर नहीं सकता। स्कूल इंस्पेक्टर थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किससे सीखेंगे आप लोग? हम लोग किससे सीखेंगे? पहला काम करते हैं, जहां जाए वहां लड़कियों का स्कूल, लड़कियों को घर से बाहर निकालो। जो औरतें पढ़ नहीं पाती थी, आप जान लीजिए जमींदारों की औरतें जिनके पास में बेशुमार पैसा था, वो चुपचाप छुप छुप के ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बुला के अपने गहने की पोटलियां दे देती थी कि ये ले जाओ, ये काम आएगा। आज स्थिति है कि कोई आदमी एक सामान्य सा पैसा लेता है तो कहता है बदले में मुझे 10 मिनट तक दूंगा। कैसा खुदगर्ज समाज हमने पैदा किया है। आज जिस पर गर्व करते हैं ना, स्त्री शिक्षा, उस समय स्त्री शिक्षा जीरो थी। हिंदुस्तान में स्त्री शिक्षा थी ही नहीं, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी, और वो भी बंगला मीडियम में, सवाल ही नहीं। अंग्रेजी के एक से अच्छे अच्छे विद्वान पैदा हो, सवाल ही नहीं है हिंदुस्तान में। सारे लोग अंग्रेज थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं सिर्फ इस एक चीज की वजह से कह रहा हूं। ये यंग एज होती है, इस यंग एज में अगर आपने अपने अंदर कोई जज्बा पैदा कर लिया, कोई उत्साह का बीज वपन कर लिया कि मुझे ये करना है, तो आप तय मानिए वो कर लेंगे। मैं तो संस्कृत पाठशाला पढ़ता था, मैं इस कॉलेज में, ये मेरा ऑफिशियली दूसरी बार भाषण। मैं जब 84 में जब जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना तो इस कॉलेज ने मुझे बुलाया। मैं 84 में यहाँ आया और मेरे इसी कॉलेज में मेरा लेक्चर हुआ था। हाँ, उसके पहले मैं छात्र नेता के नाते, छात्र एक्टिविस्ट के नाते मैं इस कॉलेज में खूब आता था, खूब लोगों से मिलता था, खूब एक्टिविटीज थी, लेकिन हमारी सब क्रिएटिव एक्टिविटीज थी। आप ये तय मान लीजिए, अगर आप छात्र के नाते आपके पास में कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं है तो आपके पास में कहीं से भी पावर या शक्ति नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी। इंटरनेट में कोई क्रिएटिव ऊर्जा नहीं है।
ये मैं अपने 20 साल के अध्ययन के बाद आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट पर आप जितना रहेंगे, आप तय मान लीजिए उतना ही आप लूज करेंगे। पहली चीज लूज क्या करते हैं हम लोग? समय। दूसरी चीज जो बड़ी लूज करते हैं वो क्या करते हैं? पैसा चार्ज करते हैं। आपका जेबी उठता है तो 42 रुपये 45 रुपये जो भी आपका लगेगा वो बहुत ज्यादा है। एक अच्छे आदमी बनने के लिए जो कि हमने सीखा, जो अभी तक लागू किया, अभी तक लागू करता हूँ, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। मैं कहता हूँ मैं बेरोजगार प्रोफेसर हूँ। शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनका सालाना किताब का बजट होना चाहिए, उनका पर्सनल किताब की परचेजिंग का बजट होना चाहिए। वो चाहे कैसी किताब खरीदे। हुआ ये है कि हमारे यहाँ अच्छे घर बने हैं, हमारे खूब संपत्ति है हमारे यहाँ, लेकिन किताबों की कोई अलमारी नहीं है, किताबें नहीं है, जेवर है, गहने है, सब कुछ है हमारे घर में, लेकिन किताबें नहीं है। आप क्या मानिए किताब के बिना मनुष्य नहीं होता। तो हमने एक ऐसा समाज बनाया, एक ऐसा मिडिल क्लास बनाया, एक ऐसा शिक्षित वर्ग बनाया जिसके पास में पुस्तक और पुस्तक के लिए कोई जगह ही नहीं बची। कम से कम, ज्यादा ना सही, साल में 2 किताब तो विद्यार्थी खरीद सकते हैं कि साहब हर साल हम 2 किताब जरूर खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो। चाहे तुम गीता प्रेस गोरखपुर की किताब खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताब घर में आनी चाहिए। किताब की गंध, उसकी खुशबू आप उसे महसूस करें। अभी जो नया जो विद्यार्थी है, नया जो शिक्षक है, उसकी ट्रेजेडी है, उसको किताब की गंध ही नहीं मालूम। समाज का ऐसे ही बन गया, बिना किताब पढ़े, बिना किताब लिखे, बिना किताब संकलित किए। पहले तो पैसे भी कम थे, हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे होते थे, लेकिन तब भी किताब जुगाड़ करते थे। हिंदी की सार्थकता स्त्रियों के संदर्भ में खासतौर पर कह रहा हूं। स्त्रियों में हिंदी में जिसे कहते हैं ना, उपन्यास जनप्रिय नहीं है। क्यों नहीं? बंगाल में उपन्यास क्यों जनप्रिय? सारी दुनिया में जहां पर भी उपन्यास जनप्रिय है, उसका एक बड़ा कारण है कि औरतें उपन्यास पढ़ती हैं। और हिंदी में उपन्यास जनप्रिय इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी भाषी जो औरतें हैं वो उपन्यास नहीं पढ़ती। समाज बनाना चाहते हो, समाज को लोकतांत्रिक बनाना चाहते हो, उपन्यास नहीं पढ़ोगे तो समाज लोकतांत्रिक नहीं बनेगा, पाठक लोकतांत्रिक नहीं बनेगा, ये स्त्रियां लोकतांत्रिक नहीं बनेंगी। आप जान लीजिए, सिर्फ एक अनुभव बता रहा हूं। सोवियत संघ में 60 साल तक एक पार्टी का शासन था, एक ऐसी पार्टी का शासन जिसने हिटलर को हराया था, एक ऐसी पार्टी जिसने सोवियत संघ को महान ताकतवर देश बनाया था। आज उससे ज्यादा ताकतवर देश कोई नहीं है, हर क्षेत्र में वो सबसे आगे। महिलाओं ने तय किया एक दिन कि हम कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं चाहते, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अच्छा, ये कब तय किया? 60 साल तक औरतों को बाकायदा सरकारी भोजनालय में खाना मिलता था, हर बच्चे को 3 किलो दूध आता था घर में, सारी शिक्षा फ्री, एजुकेशन फ्री, नौकरी, वजीफे, हर चीज की गारंटी और घर भी फ्री। इसके बावजूद औरतों ने कहा कि हमें शासन नहीं चाहिए, हमें अपना चूल्हा चाहिए और अपना घर चाहिए। तो उसमें 2 करोड़ लोग अकेले सोवियत संघ के लोग मरे थे। और उस देश में जिसको खड़ा किया औरतों ने, उन औरतों ने तय किया कि अब हमें अपना चूल्हा चाहिए, हम अपना खाना खुद बनाएंगे। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि डेमोक्रेसी आएगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गई। सरकार ही नहीं गिरी, सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये डेमोक्रेसी आई कहां से? तो कोई विपक्ष नहीं था, कोई विज्ञापन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। सिर्फ एक चीज, औरतें सबसे ज्यादा उपन्यास पढ़ती थी।
रेवोल्यूशन लीजिए, ये औरतें सबसे ज्यादा जनतांत्रिक हो जाएंगी। बंगाल क्यों ताकतवर है, बंगाल क्यों आगे चला गया? बंगाल के हर घर में आप किसी भी स्त्री से बात कीजिए जो शिक्षित महिला है, जो हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, आप किसी भी घर में जाइए आपको वहां बंकिम, शरदचंद्र, रविन्द्रनाथ की रचनाएं आराम से मिलेंगी। आप किसी भी इलाके में जाइए जहाँ जनरल स्टोर की दुकान होगी, उसके पास में जो जहाँ सामान्य सी स्टेशनरी की दुकान होगी, वहां पर भी आपको साहित्यकार की किताबें मिल जाएंगी। और आप क्या शहर में जाइए, अभी आप यहाँ से निकलिए शहर में निकलिए कि मुझे प्रेमचंद की किताब खरीदनी है, आपको पूरे शहर में किताब नहीं मिलेगी। तो आप डेमोक्रेसी लाएंगे कैसे? आप लोगों को मनुष्य कैसे बनाएंगे अगर किताब इजीली वॉकेबल रूप पर अवेलेबल नहीं है? बाटा का जूता मिल सकता है लेकिन प्रेमचंद की किताब नहीं मिल सकती, और यह सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। आपको जूता खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ता, आपको हर कंपनी का जूता अवेलेबल होता है। आपको कोई कंज्यूमर आइटम खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं होता, सब चीज वॉकेबल रूप पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमने कैसा समाज बनाया जिसमें सबसे पहले जो चीज गायब हुई वो थी किताब, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी जिससे स्त्रियां ताकतवर बनती थी, वो था उपन्यास। तो अगर औरतों को ताकतवर बनना है, वो किसी को भी वोट दें, वो योगी को वोट दें, वो राहुल को वोट दें, वो किसी को भी वोट दें, आई डोंट नो, सिर्फ उपन्यास पढ़े हुए। पर हम देखते हैं देश कैसे नहीं बदलता। अगर ये समाज बदलना है, ये समाज का स्ट्रक्चर बदलना है, दो चीज हो जाए, सिर्फ किताब घर में घुस जाए और ये औरत उपन्यास पढ़ने लगे। आप तय मान लीजिए समाज बदल के रहेगा और ये भाषा बच जाएगी। आप भाषा को आपको हिंदी दिवस के जरिए नहीं बचा सकते। भाषा तब बचेगी जब ये स्त्री अपनी भाषा के साहित्य से समर्थ बनेगी। और उपन्यास एक मॉडर्न मीडियम है। उपन्यास को हमने क्या किया कि इस औरत के जीवन से एकदम बेदखल कर दिया। अब जाइए पूरे इलाके में, आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्त्री के बीच में आपको उपन्यास दिखाई नहीं देगा, तो दिक्कत तो आएगी। तो मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे धर्मनिरपेक्षता भी चाहिए, मुझे संविधान भी चाहिए, मुझे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, मुझे पार्लियामेंट भी चाहिए, लेकिन मुझे तो एक लेखक के नाते मुझे घर में उपन्यास चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे घर का जब बजट बने उसमें किताब का बजट शामिल हो, चाहे 5 रुपए की किताब हो, लेकिन वो किताब का बजट शामिल हो। आप बच्चे के लिए मोबाइल के लिए पैसे दे सकते हैं, आप उसके लिए चार्ज करने के लिए पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चा उसके अंदर ये चेतना हमने पैदा नहीं की कि उसे किताब भी खरीदनी है। आदमी कैसे बनेगा? पुस्तक के बिना मनुष्य नहीं बनता। सिर्फ पशु में और मनुष्य में एक ही चीज में फर्क है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। फर्क है कि मनुष्य सोच सकता है, और जो सोचता है उसके आधार पर वो अपने जीवन को बदल सकता है। पशु न सोच सकता है न जीवन को बदल सकता है, पशु पशु रहता है। तो अगर आपके पास किताब ही नहीं आएगी तो आप बदलेंगे कैसे? मैं तो नहीं समझ सकता। तो मुझे अगर पूछे तो मैं तो सिर्फ एक दो ही चीज सजेस्ट करूंगा, और तो उपन्यास पढ़ने लगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। वो चाहे जैसे उपन्यास पढ़े, वो थ्रिलर पढ़े, वो बाजारू उपन्यास पढ़े, वो प्रेमचंद पढ़े, शरदचंद्र पढ़े, जिसको इच्छा हो पढ़े, लेकिन वो उपन्यास पढ़े। और ये बच्चे, इनके बजट का हिस्सा किताब होनी चाहिए। आपके यहाँ कोशिश होनी चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में जो किताबें हैं वो किताबें खरीदे, आप नोट्स न खरीदें। आप करते क्या कि आप नोट्स खरीदते हो, नोट्स पर मेहनत करते हैं, और आप अपने टीचर को भी मजबूर करते हैं कि वो आपको नोट्स लिखाएं। नोट्स लिखाने की कल्चर से आप साहित्य को और संस्कृति को नहीं बचा सकते, और भाषा को तो एकदम नहीं बचा सकते। मैंने 28 साल पढ़ाया है, लेकिन मैं कभी नोट्स नहीं लिखा है। आप मुझसे अभी पूछिए, आप किसी विषय में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा जो एमए में क्या मैंने पढ़ा है। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको भाषा का अर्थशास्त्र पढ़ा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है। किताब पढ़ने के बाद ही आप पंडित बनते हैं। लेकिन हमने स्थिति ये किया कि हम पंडित तो बन रहे हैं गैस पे पढ़ नोट्स के जरिए। इस कल्चर से निकलेंगे तभी आप अपनी भाषा की रक्षा कर पाएंगे। ये जो अभी नरक दिखाई दे रहा है ना मिडिल क्लास में पूरे देश में, वो चाहे जिस भाषा का हो, वो क्यों है? डिग्रियां तो है, नौकरियां भी हैं, उसके पास में पैसा भी है,
गाड़ी भी है, लेकिन किताब नहीं है। उसने किताब महसूस ही नहीं की। भाषा बचेगी कहां से? सॉरी, भाषा को बचाने के लिए किताब का मेरे पास आना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि अभी भाषा हमसे दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से बिना अच्छी शिक्षा व्यवस्था के हम अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपनी भाषा का विकास करना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर करनी होगी। दूसरी चीज़ सर ने जो अपने वक्तव्य में कही कि प्रेम का इतना विकृत क्यों हो गया है आज, तो ये सत्य है कि उसमें अपना ममत्व है, अपना अपनत्व है। और क्योंकि वैश्वीकरण का युग है, संचार की क्रांति आ चुकी है, सूचना की क्रांति आ चुकी है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्राचीन समय में भाव में हमारे वो साकार रूप लेती दिख रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे वैश्वीकरण के परिणाम अच्छे भी हुए हैं तथा उसके दुष्परिणाम भी हुए हैं। प्रेम की बात अगर की जाए तो भारत में हम देहवादी प्रेम की अगर बात करें तो जो अब दिखाई देता है वो केवल प्रेमी प्रेमिका एक स्त्री पुरुष में दिखाई देता है। वो माता के प्रति पुत्र का प्रेम या पिता के प्रति पुत्र का प्रेम या जो क्या कहते हैं और प्रेम होते हैं उसमें नहीं दिखाई देती है। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में एक माता का अपने पुत्र के प्रति देहवादी प्रेम और एक पिता का अपने पुत्री के प्रति देहवादी प्रेम का विमर्श भी चल रहा है, जिसे इलेक्ट्रा और पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सकते थे कि वो हमारे महाविद्यालय में आएंगे, और मुझे अचानक पता चला कि चतुर्वेदी जी आ रहे हैं तो मन प्रफुल्लित हो गया और मेरा स्वास्थ्य खराब था। फिर भी मैंने बहुत सारी दवाई खा के यहाँ पर आना स्वीकार किया, क्योंकि मैं इनके दर्शन करना चाहती थी, इनके विचारों को सुनना चाहती थी। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात कहना चाहूँगी, अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहूँगी। मंचासीन जो यहाँ पधारे, मंचासीन जो यहाँ पधारे, उनका वंदन करती हूँ और विराजित विद्वत जन का भी अभिनंदन करती हूँ। चतुर्वेदी जी ने यहाँ आकर हम सब पर किया बड़ा उपकार, अपनी प्रेरणा के कुछ पल देकर दिया नहीं उपहार। फिर से बुलाएं फिर से आना, फिर से बुलाएं फिर से आना, विनती बारंबार, विनती बारंबार, आप सभी का दिल से वंदन, दिल से है आभार। हमारे जैसा कि सबको पता है, हमारे महाविद्यालय में हिंदी सप्ताह मनाया गया। इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई और बच्चों ने देखिए सर, बच्चों ने जो पोस्टर लगाए हैं बहुत अच्छे बनाए, प्रतियोगिताएं भी बहुत अच्छी थी। इसके लिए मैं अपने विभाग को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया। मेरे विभाग के सभी जो प्राध्यापक हैं बहुत अच्छे हैं, और जो नए बच्चे आए हैं वो तो बहुत दिल लगाकर काम कर रहे हैं। तो मैं श्री हिमांशु जी, डॉक्टर राधा जी और शिव प्रसाद जी को बहुत बहुत इस कार्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ और उनको साधुवाद देती हूँ। बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अगर छात्र हैं, छात्रों से ही हम शिक्षकों का अस्तित्व है। अगर छात्र मेहनत करके आगे आते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो जितनी खुशी माता पिता को होती है ना, उतनी खुशी शिक्षकों को होती है। केवल दुनिया में 3 लोग ही हैं जो बच्चों की खुशी से उनसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो होते हैं माता पिता और गुरु। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे जीवन में आगे बढ़ें और इसी तरह मेहनत करके शिक्षा भी ग्रहण करें और शिक्षणेतर गतिविधियों में भी निरंतर भाग लेते रहें और ऊंचाइयों से, जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए अच्छे पदों पर अग्रसित हों और हम सबका नाम रोशन करें, महाविद्यालय का नाम रोशन करें। अब मैं बात करती हूँ चतुर्वेदी जी ने जो हमें कहा, मुझे इतना अच्छा लगा। जो मैं सोचकर आई थी वो मेरी आज इच्छा पूरी हो गई। जैसा मैंने इनके बारे में सुना था, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कही जो मन मस्तिष्क को छू गए। बहुत ही सारगर्भित, ज्ञानवर्धक, सहज, और बीच बीच में इनका जो व्याख्यान था वो ओजस्वी भी हो गया था।
तो लगा कि जो कुछ भी कहते हैं दिल से कहते हैं और लिखते भी दिल से हैं। तो जो लोग दिल से काम करते हैं उनका काम हमेशा बहुत अच्छा होता है। इन्होंने एक बात कही कि भाषा के लिए, भाषा की अभिव्यक्ति मतलब प्यार हम भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम दिल को छू गई कि हम भले ही भाषा, कोई भी भाषा सीख लें, लेकिन जो हम अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब जो इन्होंने कहा कि परिवेश में जो भाषा होती है, बिल्कुल नई बात लगी कि भाषा वो है जो परिवेश में है। तो जिस परिवेश में रहते हैं उसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके माध्यम से कितने सहज तरीके से अपनी बात प्रस्तुत की, सोशल मीडिया की, फिल्मों की, बच्चों को किताबों के अध्ययन के बारे में बताया। सच में मैं भी यही करती हूँ सर, आपको बताऊँ कि मेरी क्लास में अगर बच्चे किताब लेकर नहीं आते तो मैं उनका इंतज़ार करती हूँ, उनसे कहती हूँ बाहर से किताब लेकर आओ तभी पढ़ाऊँगी। तो किताबों के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया से हम केवल उस चीज़ की नकल कर सकते हैं, लेकिन हमें विशेष अध्ययन करना है, विशेष ज्ञान करना है, तो उसके लिए किताबों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम उदाहरण के लिए हमें वर्ड ढूंढना है, एक शब्द देखना है, फटाफट हमने सर्च किया और ढूंढ लिया, लेकिन जब हम किताबों से एक शब्द को ढूंढेंगे तो उसके साथ हमें 1000 शब्द पढ़ने ही पड़ेंगे, जिससे कि हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सर ने कहा कि महिलाओं को उपन्यास पढ़ना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी लगी कि महिलाएं ही क्रांति कर सकती हैं, महिलाएं ही बच्चों को संस्कार दे सकती हैं। और महिलाएं जब उपन्यास पढ़ेंगी, ज्ञान हासिल करेंगी, तो वो निश्चित ही अपने पूरे परिवार की दिशा और दिशा बदल देंगी। और सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति भी संभव है। और क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और अपने विभाग के साथियों का तो बहुत अधिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। देवेंद्र जी जो है हमेशा हमारे साथ हर प्रतियोगिता में साथ रहते हैं, हर समय हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। अनुराधा, शिव प्रसाद, हिमांशु जी, संजीव सर, कामना मैडम, सभी ने बहुत सहयोग किया। और बच्चों को भी आशीर्वचन देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बेला है हमें प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले होनहार प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करने का। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन मेरे प्रिय सर शिव प्रसाद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया। सो गाइस देखते हैं कि उन्होंने हमें किस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान किया। मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की वजह से मैं लगातार सर को पढ़ता रहा हूँ। लगभग मैं देखता हूँ डेली 1-2 पोस्ट तो आ ही जाते हैं। तो लंबे समय तक सर बहुमुखी प्रतिभा के काफ़ी धनी है। आप कोई भी मुद्दा हो, साहित्य का हो, समाज का हो, सर ने जैसे कि कहा एक आदर्श नागरिक बनना ज़्यादा जरूरी है। तो नागरिक, एक आदर्श नागरिक के सवाल हों या साहित्य का कोई भी मुद्दा हो, मुझे नहीं लगता कि सर किसी पर ना लिखते हैं, जो मैं देखता हूँ। बाकी पहले बच्चे तो सर का दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की किताबें थी जिस विषय पर कहीं नहीं मिलती है। मैंने मध्यकालीन संत कविश्री जो है सहजोबाई पर काम कर रहा था, तो उस समय कोई ऐसा संग्रह नहीं मिला था कि महिला संत कवित्रियों पर कुछ मिले। तो सर की ये पुस्तक मिली मुझे वहाँ मध्यकालीन संत कवित्रियों पर, मैं इनके साथ जो है संपादित हूँ, तो वो मिली। बाकी उत्तर आधुनिकता पर पढ़ रहा था, तभी सर की किताब मिली, उत्तर आधुनिकता पर थोड़ा बहुत समझा। तो सर का वैसे भी मैं एक शिष्य ही रहा हूँ और काफ़ी खुशी हुई जब ये पता चला कि सर आने वाले हैं यहाँ और हम लोग लाभान्वित होंगे उनको प्रत्यक्ष रूप से सुन करके। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत आभार कि सर आए और हम उनके ज्ञान से लाभान्वित रहे। आगे भी ऐसा ही स्नेह मिलता रहे सर का, पूरे कॉलेज परिवार को इनका स्नेह मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। साथ ही यहाँ पर उपस्थित हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शशि किरण मैम का भी आभार, जो तबीयत खराब होने की वजह से भी मुश्किल था इनका पाना, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया तो मैं वहाँ यहाँ उपस्थित हुई। मैम का भी बहुत बहुत आभार। साथ ही यहाँ पर उपस्थित हिंदी विभाग के हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सर, डॉक्टर कामना पंड्या मैम, डॉक्टर अनुराधा जी, हिमांशु कुमार जी को भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक सप्ताह तक लगातार अपना योगदान दिया।
साथ ही यहाँ पर अन्य विभाग के भी शिक्षक साथी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपने व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। और विद्यार्थियों का भी उनके लिए मूलतः ये कार्यक्रम किया गया था, एक सप्ताह बनाया गया कि ताकि बच्चों में हम कुछ कौशल विकास कर सके, हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता लाया जा सके। काफ़ी लंबे समय तक सर को सुने हम लोग, व्याख्यान से ही समझ गए सर ने कई विषयों पर लगभग कोई एक विषय निर्धारित नहीं था। मैंने बताया कि सर लगभग तमाम जो विषय हिंदी के सब पर लगभग समान अधिकार रखते हैं, तो वो बहुलता हमें वहाँ भी देखने को मिली। मैं भी ये मानता हूँ कि किसी भाषा के विकास के 4 आयाम होते हैं। एक तो उस भाषाई समाज के लोग उस भाषा में कितना बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कितना संवाद करते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ का साहित्य कितना उस भाषा का समृद्ध है। और तीसरा ये है कि वह सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, सरकार के रूप में, प्रशासनिक रूप में उस भाषा के प्रति क्या क्या प्रावधान किए गए, किस तरह से चल रहा है उस भाषा का विकास। चौथा ये है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारे जीवन के नए शोध, नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र लगातार विकसित हो रही है, तकनीकें विकसित हो रही हैं, उसमें वह भाषा कितना सक्षम हो सकी है और कितने प्रयास जारी है। तो इन चारों दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सब में लगभग हिंदी ने पर्याप्त विकास किया है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, सर का ही लेख पढ़ रहा था मैं हिंदी दिवस पर, कि हम लोग हिंदी जैसे मान लीजिए भाषा है, इसका विकास करना है तो 4 चीज़ें किसी भी भाषा के लिए जरूरी होती हैं कि उसमें बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। तो हम लोग एक तो पढ़ना कम कर दिए हैं लोग। सर का ये आग्रह भी बहुत जरूरी है कि किताबें हमारे पास नहीं है, लोग पढ़ना कम कर दिए हैं, बोलना ज़्यादा कर दिए हैं, सुनने, पढ़ने और लिखने से ज़्यादा बोलना। तो ये भी एक विडंबना है कि इसलिए भी किसी भाषा का विकास उस तरह से सहज रूप में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उसको अर्जित नहीं करना चाहते। और भाषा जो है अच्छी पकड़ रखनी है, विकास करनी है, तो उसको सायास अर्जित करना पड़ता है। बाकी बोलचाल के लिए तो किस रूप में हम अर्जित करते हैं तो हमारे सामने है, देख ही रहे। तो ये सारी बातें हैं। बाकी काफ़ी लंबे समय तक जो है कार्यक्रम चला हमारा, बच्चे काफ़ी सुबह से ही आए हुए हैं। तो एक बार पुनः सभी बच्चों का भी बहुत बहुत आभार। सब लोगों ने मिलकर ही इसकी साज सज्जा, ये पोस्टर, सारी चीज़ें बच्चे सुबह से ही आकर मेहनत कर रहे हैं और 7 दिन से ही लगातार ये रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी है हिंदी विभाग। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम समय समापन की ओर अग्रसर है। हिंदी भाषा संक्रमण के दौर से गायत्री परिवार की कलम ने कभी लिखा, जिसके हों पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसके हों पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। लिख देता जो काल पट पे अपनी जीवन गाथा, लिख देता जो काल पट पे अपनी जीवन गाथा। सभी झुकाते आए उसके सम्मुख अपना माथा, जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, उसको ही इस जगती ने भी जयमाला पहनाई। जिसने इस दुनिया को केवल रंगमंच ही माना और मात्र अभिनय अपने इस जीवन क्रम को जाना, वह न लिप्त होता बस रहता है बनकर अभिनेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता। वह स्वर क्या जो खो जाए जग के हाहाकारों में, चाँद वही होता है जो अलग दिखाई दे तारों में। जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से गाता है, उसके स्वर को ही युग की आवाज कहा जाता है। पीता है जो दर्द विश्व का मानव का मानव बनकर, और दर्द से मुक्ति दिलाता अमृत गीत रच कर।
वही सच्चा युग गायक है, सच्चा इतिहास सृजेता, जिसके हो पद चिन्ह अमिट, वही इतिहास सृजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, उसको ही इस जगती ने भी जयमाला पहनाई, उसको ही इस जगती